नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ राजस्थान में आढ़तियों की 4 दिनों की हड़ताल शुरू। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में पसरा सन्नाटा। निजी मंडियों को टैक्स में छूट को वापस लेने की मांग। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद न होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने दोहराई पुरानी वजह। कहा, वेयर हाउस खाली न होने से नहीं की जा रही मूंग खरीद। इसी साल से किसानों की आय दोगुना करने का किया दावा। कर्नाटक के बेलगावी में किसानों ने एयरपोर्ट पर सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीते साल बाढ़ से हुए नुकसान का अब तक नहीं मिला मुआवजा। इस साल भी बाढ़ से चौपट हो चुकी हैं फसलें। और अच्छी मानसूनी बारिश से 9% बढ़ा खरीफ फसलों का रकबा। 12% बढ़ोतरी के साथ 378 लाख हेक्टेयर पहुंचा धान का रकबा। दलहनी फसलों का रकबा भी 7% बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र के अध्यादेशों को वापस लेने की मांग के साथ राजस्थान में आढ़तियों की 4 दिनों की हड़ताल शुरू हो गई है। आढ़तियों ने 25 अगस्त से 28 अगस्त तक सारी कृषि उपज मंडियों में खरीद फरोख्त बंद रखने का फैसला किया है। किसानों की तरह आढ़ती भी केंद्र सरकार के जून में लाए गए अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आढ़तियों को सबसे ज्यादा आपत्ति मौजूदा मंडी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अध्यादेश को लेकर है। केंद्र सरकार जून में कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश लाई है। इसके तहत एपीएमसी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके बाहर लगने वाली निजी मंडियों को मंडी शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। आढ़तियों को डर लग रहा है कि इससे सारा कारोबार मंडी के बाहर चला जाएगा और मौजूदा मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब आढ़ती केंद्र सरकार से अध्यादेश का कानून वापस लेने या फिर एपीएमसी मंडियों को भी टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने जून में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने का ऐलान किया था। इसका नतीजा है कि इस बार किसानों के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य दूर की कौड़ी बन गया है। उन्हें खुले बाजार में मूंग को औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे कर रही है। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। किसान हमेशा दुर्दशा के शिकार रहे हैं। आदिकाल से अब तक लगातार उनके लिए बेहतर कुछ होने की संभावनाएं जताई जाती हैं, लेकिन रिजल्ट शून्य होता है। लेकिन अब सरकार का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी से। किसान की आय कब तक दोगुनी हो सकेगी, ऐसा कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल 2022 तक, और हमने इस साल ही कर दी कुछ किसानों की। तो सरसों का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सरसों और चना कांग्रेस की सरकार थी, अप्रैल में हमको चार्ज मिला, हम मंत्री बने। और उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर किया था, लेकिन और पूरे प्रदेश में 15। मैंने कृषि मंत्री के नाते मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन कराकर 20 कुंटल कराया। 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर सरसों खरीद रहे थे, उसको 20 किया। एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी, उसको हटवाया हमने। ये पहला काम हुआ है। और उसके कारण समर्थन मूल्य 4425 था सरसों का, वो 4500 से 5500 किसान का बिका है। और इसलिए 2000 रुपये कुंटल तक का भाव हमने बढ़वाने में सफलता प्राप्त की 1 साल में ही। और इसलिए नहीं तो किसान की 3200 3000 बिक रही थी, जो 4500 5500 हुआ। ये नीति परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन की, नीतियों में परिवर्तन किया, उसके कारण किसानों को लाभ हुआ। जैसे मक्का और मूंग का मामला अभी तक मध्य प्रदेश के किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। इस तरह से ये जो परेशानियां आती हैं, इस तरह की परेशानियां पूरी तरह से मुक्त कब हो पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा है। इस बार हमने, पिछली बार कमलनाथ सरकार ने 68 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन किया था भारत सरकार के लिए, एफसीआई के लिए। इस साल हमने 129 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किया। पहले छोटे किसान 1 हेक्टेयर वालों को खरीदा, उनको बुलाकर एसएमएस देकर, फिर 2 हेक्टेयर वालों को। और इसलिए छोटे किसानों को हमने समर्थन मूल्य दिया, नहीं तो वो 1500-1600 में बेच देते, तो उनकी लाभ उनको आय हुई। उसके बाद हमने चना सरसों भी समर्थन मूल्य पर खरीदा, अनलिमिटेड खरीदा, जितना उनका पंजीयन था, उसके कारण उनको 1000 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन इसी बीच हमारे पूरे वेयर हाउस भरा गए, कोल्ड स्टोरेज, कुछ भी जगह नहीं बची कहीं भी
और बारिश हो गई, अगर ऐसे में हम मूंग खरीदते, मक्का खरीदते तो ये ऐसी फसल एक थोड़ी सी खिली होगी खराब तो हजारों करोड़ का नुकसान होता जो किसान मेहनत करके करता था। इसलिए हमने उसमें अभी नहीं खरीदा है। उसके कारण थोड़ा किसान को जो लाभ होना था वो नहीं दे पाए, लेकिन हमने गेहूं में, चने में और सरसों में किसान को लाभ दिलाया और रिकॉर्ड खरीद की देश में नंबर 1 स्थान पे आए। कृषि मंत्री का दावा है कि किसान अब एफपीओ, खुद के वेयर हाउस और खुद के आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ेगा और वेयर हाउस की संख्या लगातार बढ़ेगी और इससे निश्चित तौर से उनकी आय भी दोगुनी होगी और किसान आत्मनिर्भर भी होगा। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों के आयात पर रोक लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सेब, चावल, सोयाबीन, मक्का, गेहूं जैसे 24 कृषि उत्पादों के आयात के साथ ये बताना अनिवार्य होगा कि ये फसल GM क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। ये आदेश अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक जिस देश से खाद्य पदार्थ आयात किया जा रहा है उस देश की सक्षम अथॉरिटी को GM क्रॉप ना होने का सर्टिफिकेट जारी करना होगा। आपको बता दें कि भारत अभी सबसे ज्यादा सेब, मक्का और सोयाबीन का आयात करता है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई और राज्य, गन्ने के बकाया भुगतान में देरी से सभी जगह के किसान जूझ रहे हैं। गन्ना के बकाया भुगतान के पीछे चीनी मिलों की माली हालत खराब होने को बड़ी वजह बताया जाता है। इस बीच नीति आयोग ने गन्ने की कीमत को चीनी की कीमत से जोड़ने की सिफारिश की है। इस पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। देखिए क्या है सिफारिश और क्या है किसानों की आशंका। गन्ने का बकाया भुगतान किसानों और चीनी मिलों के साथ साथ सरकारों के लिए भी सरदर्द साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में प्रति क्विंटल 10 रुपए का इजाफा करते हुए इसे 285 रुपए कर दिया है। इससे जहां किसान खुश नहीं हैं, वहीं इसके मुकाबले चीनी का दाम न बढ़ने से मिलों को नुकसान होने की आशंका जताई जाने लगी है। इस बीच नीति आयोग की टास्क फोर्स ने जो सिफारिशें की हैं वो किसानों की नाराजगी को और बढ़ाने वाली हैं। यदि आप FRP हाई फिक्स करते हो तब भी आप देखते हो कि मिल उसको पे तो करते नहीं और कोर्ट ने भी उसको बाध्य करने से मना कर दिया। तो हमें इन दोनों को एक बैलेंस कैसे रख सकें कि इंडस्ट्री भी चलती रहे और किसान को भी अच्छी प्राइस मिलती रहे, वो तभी संभव है यदि चीनी का मूल्य और गन्ने के मूल्य में एक अच्छा सा एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। नीति आयोग की टास्क फोर्स ने रंगराजन कमेटी के सुझावों को आधार बनाते हुए सिफारिशें की हैं। इसमें सबसे बड़ी सिफारिश गन्ने की कीमत को चीनी के राजस्व से जोड़ने की है। इसमें आयोग ने गन्ने की कीमत को चीनी और दूसरे बाय प्रोडक्ट से मिलने वाले राजस्व का 70% और सिर्फ चीनी से मिलने वाले राजस्व का 75% करने का सुझाव दिया है। लेकिन किसान संगठनों ने इस सिफारिश पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस फार्मूले के आधार पर गन्ना किसानों को भारी नुकसान होगा और ये तो एक तरह से किसानों को चीनी मिलों के भरोसे छोड़ देने की कोशिश है। आखिर किसानों को नुकसान का डर क्यों सता रहा है? अब इसका पूरा गणित भी समझ लेते हैं। मान लीजिए गन्ने का रिकवरी रेट 10% है, यानी 1 किलो गन्ने से 100 ग्राम रिफाइंड चीनी मिलती है। इसका मतलब है कि 1 किलो चीनी बनाने के लिए 10 किलो गन्ने की पेराई करनी पड़ेगी। फिलहाल चीनी का दाम 31 रुपए प्रति किलो है। अब अगर नीति आयोग के 70% के फार्मूले के हिसाब से 1 किलो चीनी से मिलने वाले राजस्व के आधार पर 10 किलो गन्ने का दाम निकालें तो ये 21 रुपए 70 पैसे आएगा, यानी 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 217 रुपए होगी, जबकि 2020-21 के लिए घोषित FRP 285 रुपए है। यानी किसानों को हर 1 क्विंटल पर सीधे सीधे 68 रुपए का नुकसान होगा। अब अगर इसकी तुलना उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए घोषित 315 रुपए प्रति क्विंटल की SAP से करें तो ये नुकसान बढ़कर 98 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने राज्य सरकारों की ओर से घोषित होने वाली कीमत SAP को भी बंद करने का सुझाव दिया है। SAP सामान्य तौर पर केंद्र से तय FRP से ज्यादा होती है। आयोग ने चीनी मिलों के किसानों को एक मुश्त भुगतान देने की जगह
चरणबद्ध फॉर्मूला अपनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत पहले 14 दिनों में गन्ने की कीमत का 60% हिस्सा, फिर अगले 2 हफ्तों में 20% और उसके बाद 1 महीने में बाकी की 20% राशि देनी होगी। आयोग का यह भी सुझाव है कि भूजल बचाने के लिए गन्ने की खेती में 15% की कमी लाई जाए और इसके लिए किसानों को 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक मदद की जाए। इसके साथ साथ 3 सालों तक चीनी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल सेस लगाया जाए। इससे मिलने वाली राशि से चीनी और गन्ना विकास कोष बनाकर चीनी मिलों को कर्ज मुहैया कराया जाए। आयोग ने चीनी की कीमत 33 रुपए प्रति किलो करने की भी सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आपकी बातचीत हुई रमेश चंद जी से और जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जो पूरी एक टास्क फोर्स है, जिस तरह का फॉर्मूला उन्होंने सुझाया है, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि एफआरपी तो मिलती नहीं है और जो एरियाज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए, एक बैलेंस बिठाने के लिए ये फॉर्मूला सामने रखा है। लेकिन इस फॉर्मूले के मुताबिक जो किसान हैं, गन्ना के किसान, उनकी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि 217 रुपए प्रति क्विंटल ऐसा भाव मिलेगा तो उससे उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। आपका क्या मानना है? देखिए, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अनिका, क्योंकि हमें थोड़ा व्यावहारिकता से सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी क्या है कि इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव करेगी नहीं करेगी। आपको किसान की देखना है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। आप जो चीनी का मिनिमम सेल प्राइस है आप उसको बढ़ा दीजिए। आप एथेनॉल का दाम आपने बढ़ा दिया, पहले एथेनॉल भी नहीं उस तरीके से बिकता था। तो इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो तो बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी एथेनॉल की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करके ज़्यादा दाम देने की और उसको डायरेक्ट केन जूस से बढ़ाने की तैयारी है। तो ये सिर्फ चीनी का तो मसला रहेगा ही नहीं, गन्ना तो मल्टी प्रोडक्ट क्रॉप है। तो दूसरे फिर आप देखिए कि देश में एसएपी सिस्टम है, एफआरपी सिस्टम है। एसएपी को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अप्रूव कर चुकी है। ऐसा नहीं है सेंटर एक झटके में ये कह देगा राज्यों को कि आप दाम मत तय कीजिए, लेकिन व्यावहारिकता में क्या हो रहा है कि राज्य दाम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 साल से दाम ही नहीं बढ़ा, जबकि लागतें बढ़ रही हैं। गन्ने का जो खर्चा है उत्पादन करने का, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, बिजली के कितने बढ़ गए, फर्टिलाइजर बढ़ गया है, मजदूरों की लागत बढ़ गई है। तो ये थोड़ा पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा कि हमें किसान के हित में सोचना है। इंडस्ट्री का हित सर्वोपरि करके आप किसान को कैसे सर्वाइव करा पाएंगे। एक और बात समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा तरीका है A2+FL जो गन्ने की कीमत तय करने का, उसके बारे में तो यहाँ पर जिक्र नहीं है इस फॉर्मूले में। क्या समझते हैं आप, किस तरह से उस पर एक चुप्पी साधी गई है? और अगर ये फॉर्मूला, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं जिस तरह की टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है, तो आगे चल के गन्ना किसानों को तो जैसा आपने खुद ही बताया लागत भी कवर नहीं हो पाएगी। तो इसमें किस तरह के गैप्स हैं जिन्हें भरने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से जो टास्क फोर्स है उसने जो शुगर केन के जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही पता करना चाहिए कि लागत कितनी आ रही है, उत्पादन लागत। आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट के आधार पे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। आप कहते हैं इस दाम में बेचेंगे फाइनल प्रोडक्ट, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल का दाम तय करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, किस इंडस्ट्री में ये होता है, किसी में नहीं होता। दूसरे, आप फार्मर से जो गन्ना सप्लाई करवाते हैं उसका समय पे भुगतान भी नहीं करते। अभी 14 दिन के बाद आपको उसके ऊपर ब्याज देना होता है, लेकिन कोई ब्याज नहीं देता। बल्कि एक और प्रोविज़न आने जा रहा है कि आप गन्ने पे जो लेट पेमेंट जो होती है उसमें जो ब्याज की दर है उसको भी कम करने की सोच रहे हैं। तो आप सारा का सारा बोझ किसान की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपके पास पूरा सिस्टम है इवेल्युएट करने का। आप तय कीजिए कि A2FL में क्या दाम बैठता है, और जबकि किसानों की डिमांड C2+ ये 50% प्राइस की है, वो लागू क्यों नहीं करते आप इसमें? तो मुझे लग रहा है कि A2FL में भी इससे ज़्यादा दाम आ जाएगा। तो आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके आप पीस मिल में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बाकी क्रॉप का क्रॉप प्राइस पैरिटी आप गन्ने पे क्यों नहीं लागू करते? यहाँ भी लागू कीजिए। और इसमें रिकवरी रेट की भी बात सामने रखी है, इसको फैक्टर इन किया गया है कि 10% की रिकवरी रेट। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कुछ भी कर लीजिए, अगर आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम नहीं करेंगे और जो अच्छी अच्छी वैरायटीज हैं उनको नहीं लाएंगे, और जो इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है चीनी को बनाने के लिए, उसको भी
बेहतर तरीके से, बेहतर प्रोसेसेस से, जो नई तकनीक है, नई R&D, उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, एक टाइम के बाद आपका जो कोई भी इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता ही होता है, तो आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर नहीं रहे हैं। हालांकि वहाँ पे शुगर डेवलपमेंट फंड जो है वो इसलिए बनाया गया है कि इंडस्ट्री को सस्ते ब्याज पे जो है पैसा मुहैया कराया जाए अपग्रेडेशन करने का, एक्सपेंशन करने का। लेकिन इंडस्ट्री लेती तो है उसको, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है उनका प्लांट एंड मशीनरीज बहुत पुराने हैं, उनकी अपनी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। गन्ने का अगर आप देखें वहाँ पे रिकवरी रेट बढ़ता चला गया, 12-12.5% हो गया है। और आपने क्या किया कि किसानों को फ़ायदा ना मिले, आपने जो बेस रेट है FRP तय करने का वो 10% कर दिया, जबकि पहले एक टाइम पे SMP 8.5% पे होता था। उसके ऊपर जो एडिशनल रिकवरी होती थी उसमें किसान को इंसेंटिव मिलता था, तो वो इंसेंटिव का जो एक दायरा था उसको भी सीमित कर दिया आपने। जी, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। और अब बात मॉनसून की। चक्रवाती दशाओं के साथ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इससे अगले 4-5 दिनों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है। 1 जून से अब तक मॉनसूनी बारिश की बात करें तो इस साल सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हुई है। अगर क्षेत्रवार आंकड़े देखें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 7% ज्यादा, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। हालांकि मध्य भारत में सामान्य से 13% और दक्षिण भारत में 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस बीच बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 700 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान और मक्के के साथ लौकी, तुरई, पालक जैसी साग सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों की लागत और इसके पीछे की सारी मेहनत से उन्हें हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल अधिकारी नुकसान का आकलन कराने और किसानों को मुआवजा दिलाने का भरोसा जता रहे हैं। सारा बाढ़ का पानी आया हुआ है। इसमें क्या क्या फसल लगाई थी अब है? इसमें पालक भी खड़ा था और पालक मूरी भी ही तो अब और तुरई भी ही। अब क्या कर रही हो खेत में पानी में उतर अब पानी में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक आध दो तुरई मिल जाए, बच्चों को खाने तक भी न मिलनी, क्या करें? है अब नुकसान हो गया। नुकसान तो बतेरा है, जितनी महंगी बिक रही तुरई। तो सारा पूरे खेत डूब गया है। पूरा खेत डूबे हुए हैं दोनों। बीच में पानी सब में आ गया। गेहूं धान जो भी है, गेहूं है, धान है, अपने जो भी है, सारी फसल खराब हो गई है। क्या क्या फसलें लगाई थी? फसलें इसमें धान वो थी, तुरई वगैरह थी और मिर्चे वगैरह, बैगन वगैरह, सभी सब चीज प्रकार की सब्जी थी वगैरह। और धान भी बोए थे? धान भी बोए थे। तो क्या हुआ? सब डूब गए इसमें पानी के अंदर। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? देख ही दिया पानी कितना बहाव है। इस बार अच्छी मॉनसूनी बारिश की वजह से मौजूदा खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई का रकबा बढ़ा है। बीते साल इसी अवधि के मुकाबले इस साल फसलों का कुल रकबा 9% बढ़कर 1063 लाख हेक्टेयर हो गया है। बीते साल 21 अगस्त तक 979 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोई गई थी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल धान का रकबा बीते साल के 338 लाख हेक्टेयर से 12% बढ़कर 378 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। वहीं दलहनी फसलों का रकबा बीते साल के 124 लाख हेक्टेयर से 7% बढ़कर लगभग 133 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं मोटे अनाज का रकबा 167 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 174 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल भी बीते साल के 168 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 191 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि गन्ना, जूट और कपास की खेती के रकबे में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया है। कर्नाटक के बेलगावी में किसानों ने सीएम येदियुरप्पा का रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इन किसानों को बीते साल बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। बीते साल बेलगावी में बाढ़ से लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा था। सीएम येदियुरप्पा ने इसके लिए किसानों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सभी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरकार से लेकर अधिकारी तक सभी पर्याप्त यूरिया उपलब्ध होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि किसानों के हाथ फिर भी खाली क्यों हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के बाहर लंबी लंबी कतारें, भीड़, धक्का मुक्की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। लाइनों में लगे इन किसानों को इस समय भीड़ में जाने से कोरोना होने से ज्यादा यूरिया ना मिलने की चिंता सता रही है। एक हफ्ता से हम परेशान कहा है, खाद में खरीद में गिरवी लग गई है, जिसमें कि सल्फर, जिंक और कहा मतलब है एजेंट, इसको नाना है, खेत में डालना है। अरे गांसा लागत है, सब पीला हो जा रहा है धान और परेशान है सर। कहा मतलब खाद नहीं मिलती, आते हैं चले जाते हैं। नाम लिखा रहता है तो कहा कल आया परसों आया, और आदमी कहा बीते बीते बैठा बांट देते हैं और लाइन लगाए खड़े रहे बेचारे। एक हफ्ता हो गया मारा है, अभी खाद नहीं, अभी आते खाद नहीं मिली है। खेतों को यूरिया की जरूरत है, लेकिन बाजार के अंदर यूरिया की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। पिहानी में अगर हम जितने भी खाद विक्रेता की दुकानें हैं वहाँ पे पता कर चुके हैं, किसी के भी पास खाद अवेलेबल नहीं है। इस वक्त किसान के सामने बड़ा संकट इस वक्त है कि अगर खाद यूरिया नहीं अगर फसलों में पड़ेगी तो फसल पैदा कैसे होगी। खरीफ सीजन में बारिश के बाद धान और मक्के के साथ गन्ने की फसलों में यूरिया डालने की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद सहकारी समितियों पर किसानों की जरूरत भर का यूरिया मौजूद नहीं है। इससे किसानों को निजी दुकानों से महंगे दाम पर यूरिया खरीदनी पड़ रही है। रेट तो सरकारी तो कुछ शायद 280 के आसपास है और मार्केट में तो कोई रेट ही नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो जितना दुकानदार वसूलना चाहे उतना रेट वो वसूल रहा है, क्योंकि जब दिक्कत है तो कालाबाजारी एक तरह से हो रही है। इतनी ज़्यादा किल्लत है कि डेली अगर गाड़ी में आधा लीटर पेट्रोल डाल के आओ और वहाँ से वापस चले जाओ। ठीक है, यहाँ आने देखो हज़ारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको इतनी समस्याएं। गांसा एक ऐसी बीमारी है कि यूरिया के साथ दवा मिला के डाली जाती है। अगर यूरिया ना मिले तो खेत में केवल वो पैरा हाथ में आता है। भैया सरकार की भी लापरवाही है कि यहाँ पर खाद अवेलेबल नहीं है, तो बांटने वाले ही क्या करें। जब तक उनको खाद नहीं मिलेगी तब तक बांटेंगे क्या। 4 दिन खाद ही नहीं आ रही, यहाँ पर आके तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह से आकर 6 बजे से लाइन लगाते हैं, शाम तक नंबर ही नहीं आता, वापस चले जाते हैं। फिर पता लगता है दूसरे दिन आए, फिर वही हाल है। एक गाड़ी खाद आ रही है, 400 बोरी खाद आ रही है, तो पता लगा 800 आदमी खड़े हुए हैं, तो कहाँ हटेगी खाद। किसानों की शिकायत के बीच अधिकारियों का कहना है कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। हालांकि इसकी कालाबाजारी होने के सवाल पर वो छापेमारी करके इसे रोकने के दावे कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लेखपाल, रेवेन्यू तथा पुलिस की अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम लगाई गई है, जो किसानों को उचित दर पर उनको जो खाद है उनको मुहैया कराने के कार्य करेगी। लेकिन सवाल यही है कि जब सहकारी केंद्रों पर पर्याप्त यूरिया मौजूद है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है, तब आखिर किसानों को यूरिया के लिए यूं धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से मोहम्मद आसिफ और अमेठी से सतीश बर्नवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान में बड़े पैमाने में टिड्डी समूहों की मौजूदगी बनी हुई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने 24 अगस्त के अपने अलर्ट में टिड्डी नियंत्रण अभियान पर संतोष जताया है। संगठन ने कहा है कि हॉपर्स की पहली पीढ़ी के खिलाफ अच्छी प्रगति देखने को मिली है, खासतौर पर राजस्थान में। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भारत पाकिस्तान सीमा पर टिड्डियों के आने का जोखिम भी घटा है। हालांकि FAO ने जो मैप जारी किया है उसमें गुजरात से लेकर राजस्थान तक बड़ी संख्या में अडल्ट हॉपर्स ग्रुप की मौजूदगी देखी जा रही है, जो आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने बीते साल पराली ना जलाने के बदले में किसानों को मुआवजे की रकम अब तक नहीं दी है। बीते साल पंजाब सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब अपने वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों को मुआवजा देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं।
आमतौर पर किसान खेतों को खाली करने के लिए पराली में आग लगा देते हैं, जिसे प्रदूषण की बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन किसान जब पराली को आग ना लगाकर मशीन से हटाते हैं तो खेती की लागत बढ़ जाती है। किसान इसकी भरपाई के लिए प्रति क्विंटल धान के साथ 200 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के पास पैसे न होने की दलील को किसान नेता कोरी बहानेबाजी बता रहे हैं। 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, जिस दा के बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को नहीं होगा। पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जहाँ तक मेरा एफिडेविट गो थ्रू किया, उन्होंने पेमेंट जो पिछले उसके अकॉर्डिंगली हरियाणा गवर्नमेंट ने पे किया है, यूपी ने भी कुछ पे किया है। पंजाब ने रिलीज़ किया था, पूरा पे नहीं किया। एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों ने वहाँ पे घपला हो गया था कोई, उसके बाद तो बंद पड़ा हुआ है। वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर, एक इंटरम फाइनल ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर है, फाइनल तो अभी होना है, क्योंकि हम तो मांग रहे हैं 6000 के करीब हमको जो मुआवजा प्रति एकड़ मिलना चाहिए। इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।